नमस्कार साथियों, सीबीएल में आपका स्वागत है। एक अंतराल के साथ हम मिल रहे हैं। आप जानते हैं पिछले वीक हम नहीं मिल सके हैं। उसका कारण था कि पिछले बार ऐसे कुछ टॉपिक्स ज़्यादा नहीं बन पाए थे जिससे हम आपके लिए लेक्चर प्रोवाइड कर सकें। तो पिछले बार जो आपके टॉपिक थे उनको मिलाकर और इस वीक के दोनों को कंबाइन करके हमने लेक्चर बनाया है, जिसमें आपके पूरे 5 टॉपिक हैं और पूरा 15 दिन का, ठीक है, जो 3 तारीख से लेकर आपका 16 सितंबर 3 सितंबर से 16 सितंबर तक जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनको शामिल किया है। देखिए, महत्वपूर्ण घटनाओं का यहाँ जो मतलब है कि जिनसे हमारे प्रश्न बन सकते हैं। घटनाएं तो बहुत सारी होती हैं, पर जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जिससे हमारे प्रीलिम्स में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, जो हमारे मेंस में एक पासिंग रेफरेंस आ सकता है। कुछ टॉपिक्स हम ऐसे पढ़ते हैं जहां पर आपको तुरंत लगता है कि प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन उन टॉपिक्स को पढ़ने से आपकी जो राज्य व्यवस्था संबंधी समझ है वो विकसित होती है। ठीक है, इसी तो हम राज्य व्यवस्था बोलते हैं। संविधान एक है, संविधान अलग चीज़ है, और संविधान के साथ समय समय पर जो नियम कानून जो व्यवस्था उत्पन्न होती है उसे हम क्या पॉलिटी बोलते हैं, राज्य व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, वो हमारे मेंस की आंसर राइटिंग में बड़ी हेल्पफुल होती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम कौन कौन से 5 टॉपिक हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक आप देखेंगे ILP प्लेटफॉर्म, है ना। अब ILP जो है इसमें हम क्या देख रहे हैं, EILP प्लेटफॉर्म। जो इनर लाइन परमिट था, आप जानते हैं कि जो पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं, वर्तमान में 4 राज्य उसमें शामिल हैं, वहां अगर कोई उस राज्य का व्यक्ति उस राज्य का नागरिक नहीं है और वो उन राज्यों में शामिल होना चाहता है ना, तो उन राज्यों में जाने के लिए उसे इनर लाइन परमिट, एक प्रकार का परमिशन लेना होता है। तो अभी हाल में, पहले यहाँ पर 3 राज्य थे, अभी हाल में इसमें मणिपुर को भी जोड़ा गया है, तो इसमें 4 राज्य शामिल हो गए हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं, ये 2020 की बात है जब मणिपुर को जोड़ा गया था, और इसमें अब EILP शुरुआत की गई है। मतलब ये इनर लाइन परमिट आप इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, मतलब इंटरनेट के माध्यम से भी आप ले सकते हैं। अब इसकी प्रोसीजर को थोड़ा और लिबरल बनाया गया है। तो हम देखेंगे सबसे पहले तो ILP क्या है, फिर जो ILP आपका प्लेटफॉर्म है ये क्या है, साथ में जो भारत के बाहर जो विदेशी लोग हैं अगर वो भारत में आते हैं तो प्रोटेक्टेड एरिया जो परमिट है वो उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये इनमें बेसिक थोड़ा अंतर क्या है, ये सब हम सारे आयाम देखेंगे। और क्यों इसे प्रारंभ किया गया था, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको लागू करने का जो उद्देश्य था वो क्या था, और फिर भारत में इसको कैसे अपना लिया गया है। दूसरा है सतत विकास लक्ष्य, जो SDG गोल हैं 12। इसमें हाल में एक रिपोर्ट आई है कि भारत के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों की जो गति है वो इतनी नहीं है कि हम 2030 तक इसके लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि भारत ने प्रयास नहीं किए, भारत ने प्रयास किए हैं, लेकिन हमें और गति बढ़ानी पड़ेगी। और गति बढ़ाने के साथ ही हमारे जो लक्ष्य हैं, जो हमारा टारगेट है 2030 में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का, वो तभी पूरा हो सकता है जब हम इनमें और तेजी लाएं और सरकार इसमें और तीव्रता से प्रयास करे। तो साथ में हम देखेंगे सबसे पहले सतत विकास लक्ष्य क्या है, क्यों आवश्यक है, ठीक है, इसकी थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि जानेंगे, और इससे अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो उस आयाम पर ही चर्चा करेंगे। इसके बाद है शिक्षक पर्व, अभी मनाया गया है जो 7 सितंबर से 17 सितंबर के मध्य है, जिसमें हम एजुकेशन को, शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसको देखेंगे शिक्षक पर्व, ठीक है, कब मनाया गया, क्यों मनाया गया। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है, उसमें क्या प्रावधान है और क्या क्या उसमें चेंजेस हुए हैं। इसके बाद नीति आयोग के द्वारा शून्य अभियान चलाया गया है, जिसमें डिलीवरी के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं उनका प्रयोग किया जाए और इससे जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। तो ऐसी कंपनियां या ऐसी जो संस्थाएं हैं जो डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन का प्रयोग करते हैं, उनके द्वारा कम से कम एमिशन किया जाता है, पर्यावरण हितैषी या इन्हें हम बोलते हैं इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट हैं वो उनका उत्पादन किया जाता है, तो उनकी ब्रांड वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो उसका उनको क्या फ़ायदा होगा, पर्यावरण को क्या फ़ायदा होगा और कंपनियों को उसको क्या प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये सारे आयाम हम देखेंगे, ये पूरा अभियान क्या है। फिर कार्बी आंगलोंग जो समझौता है, इसमें हम देखते हैं केंद्र सरकार और यहाँ की जो असम सरकार है और कुछ जो मिलिट्री एंट हैं या जो सैन्य टाइप की जो एक्टिविटीज़ कर रहे थे, मतलब
एक प्रकार का हम कह सकते हैं अलगाववादी प्रवृत्ति भी है कि हम लोगों का जो विकास है वो हम ही कर सकते हैं, हमें अलग राज्य का, अलग देश का दर्जा दिया जाए। लेकिन धीरे धीरे ये समस्या है, हम देख रहे हैं समाप्ति की ओर है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इनके जो कुछ संगठन हैं उनके मध्य समझौता हुआ है और हमें दिखाई दे रहा है कि अब जो समस्या है वो समाप्ति की ओर है, समाधान की ओर हमें आशा की किरण दिखाई दे रही है। तो ये क्या था, क्यों इसकी शुरुआत हुई और इसमें समझौते के बाद क्या क्या जो है कदम वो उठाए गए हैं। तो इन सारे जो 5 टॉपिक हैं इन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आते हैं, देखिए सबसे पहला टॉपिक है, इसमें आप देखें पहले जो अरुणाचल प्रदेश है एक, उसके बाद आपका नागालैंड, उसके बाद है आपका मिजोरम। ठीक है, ये 3 राज्य हैं जहां पर इनर लाइन परमिट का प्रावधान लागू था और अभी 2020 में मणिपुर को भी इसमें मणिपुर को भी इसमें शामिल किया गया है। ये 4 राज्य यहाँ से यहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, सीक्वेंस से क्लॉकवाइज अगर आप आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आते हैं। अब इनर लाइन परमिट क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति इन राज्य का नहीं है, मान लो नागालैंड में कोई व्यक्ति प्रवेश करता है वो नागालैंड का नहीं है, या कोई व्यक्ति मिजोरम में प्रवेश करता है वो मिजोरम का नहीं है, तो उस व्यक्ति को राज्य सरकार से एक परमिट लेना पड़ेगा जिसे बोलेंगे इनर लाइन परमिट। मतलब ये जो लाइन है इस लाइन के अंदर आने के लिए जो परमिट चाहिए वो इनर लाइन परमिट है। और हम देखते हैं कि 1 जनवरी 2020 को ये मणिपुर में लागू हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिए, ऐसा अगर कभी स्टेटमेंट आए यूपीएससी में या किसी स्टेट पीएससी में कि पहले से ही इनर लाइन परमिट इन 4 राज्यों में शामिल था, क्योंकि ये करंट वाला मुद्दा है तो ऐसा पूछ सकते हैं। ध्यान रखिए मणिपुर है ये बाद में ऐड हुआ है और 2020 में ऐड हुआ है। तो अभी हाल में मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं इनने राज्य में इनर लाइन परमिट प्रणाली के प्रभावी नियमन के लिए, रेगुलेट करने के लिए, इसके लिए क्या है, इनर लाइन परमिट के साथ ई शब्द जोड़ दिया है। तो ई इनर लाइन परमिट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ठीक है, मणिपुर में हम देखते हैं 4 तरह के परमिट जारी किए जाते हैं। पहला परमिट है अस्थायी, मतलब आप किसी खास उद्देश्य से जा रहे हैं। ठीक है, मतलब आप जा रहे हैं लेकिन आप वापस आ जाएंगे। दूसरा है आप नियमित संडे वहीं मनाते हैं या किसी विशेष कार्य से हर महीने जाते हैं। ठीक है, आपका जो कोई पर्टिकुलर विशेष कार्य उसके लिए जा रहे हैं फिर वापस आ जाएंगे, या फिर आप वहाँ लेबर वर्क के लिए कोई काम करने के लिए जा रहे हैं। तो 4 प्रकार के जो परमिट हैं वो दिए जाते हैं। तो यहाँ हमारे जो जानने का मतलब है कि अब जो इनर लाइन परमिट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के माध्यम से हम इसे तीव्रता से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो प्रक्रिया है वो अब क्या हो जाएगी, इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध हमें हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका इनर लाइन परमिट वाला ELP प्रोग्राम है या प्लेटफॉर्म है। अब जो ILP, ठीक है, ILP जो प्रणाली है या जो प्रोग्राम था या जो सिस्टम था, इसकी पृष्ठभूमि देखें तो बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम अधिनियम एक्ट था 1873, सॉरी 1873। इस 1873 के एक्ट में ये प्रावधान किया गया था कि इन राज्यों के लिए इनर लाइन जो परमिट है वो लागू होगा। कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर इन राज्यों में प्रवेश करना चाहता है तो उसे ये परमिट लेना पड़ेगा। पहले ये जो शुरू किया गया था वो ब्रिटिश विषयों के लिए, मतलब इसका जो उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार ने इसको प्रारंभ किया और ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रारंभ करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि यहाँ के जो संसाधन हैं उनका जो यूटिलाइजेशन है उनका उपयोग सिर्फ हमारे द्वारा किया जाए, दूसरे लोग इसमें एंटर ना कर पाएँ तो उनके जो व्यावसायिक हित हैं उनको लाभ होगा। ठीक है, लेकिन बाद में जब ब्रिटिश सरकार से हमें मुक्ति मिली, हमें आज़ादी मिली, तो हमने इस प्रावधान को एज इट अपना लिया। बस यहाँ पर ब्रिटिश विषय की जगह क्या कर दिया, भारतीय कर दिया। तो अब भारत के लोग जो हैं इसमें प्रवेश करेंगे लेकिन इनर लाइन परमिट के साथ। ठीक है, 1950 में शासन भारत सरकार ने ब्रिटिश विषयों को ब्रिटिश की जगह क्या कर दिया, भारत के नागरिकों से बदल दिया। अब भारत के नागरिकों की बात है क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने बनाया था तो उन्होंने अपने हिसाब से बनाया था, हमने आज़ादी के बाद उसे हमारे हिसाब से चेंज कर लिया। इसके बारे में हम देखें ILP या इनर लाइन परमिट एक प्रकार का क्या है, दस्तावेज है या डॉक्यूमेंट है।
जो 4 राज्य मैंने अभी आपको बताया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, और अब चौथा कौन सा जुड़ा है, मणिपुर। और मणिपुर कब जुड़ा, अभी हमने पढ़ा था 2020 में। इन राज्यों में प्रवेश करने के लिए अन्य राज्य के जो भारतीय नागरिक हैं उनके पास ये ILP या इनर लाइन परमिट होना आवश्यक है। और ये कौन जारी करेगा, उस राज्य की सरकार के द्वारा। जब आप प्रवेश करेंगे तो आप उस राज्य की सरकार से परमिशन मांगेंगे, उस राज्य की सरकार आपको इनर लाइन परमिट जारी करेगी, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसमें प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे राज्यों को नागरिकता संशोधन अधिनियम जो CAA है, 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम आया है, उसके प्रावधानों से छूट दी गई है। इसका मतलब क्या है कि 2019 का जो हम देखते हैं एक्ट है CAA, ठीक है, इसमें कुछ खास प्रावधान किए गए थे ना, बड़ा लंबा इसका विरोध भी हुआ, कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया, मतलब चर्चा का विषय था। तो इसमें प्रावधान था अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। इन 3 देश के नागरिक हैं, और कौन से नागरिक, जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या पारसी, ठीक है। ये 6 समुदाय के लोग हैं, और जहां ये लोग क्या हैं, इन 3 देशों में अल्पसंख्यक हैं, और अगर वो भारत में प्रवेश करते हैं तो भारत में आके वो शरण ले सकते हैं, और भारत में वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, भारत में नागरिकता की मांग कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी नहीं की जाएगी, वो फिर डिपेंड करेगा उनकी प्रकृति पर, लेकिन वो एलिजिबल हैं कि भारत की नागरिकता के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें प्रावधान किया गया था। इन बिंदुओं को थोड़ा ध्यान रखिए। ये 6 समुदाय हैं, इन लोगों को इसमें यहाँ पर ये प्रावधान किया गया था कि ये भारत में आके अप्लाई कर सकते हैं। और ये 3 देश है ना, इन 3 देशों के नाम याद रखना है, ये 6 आपको याद रखना है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ना कि ये 4 राज्य कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में, ये बात लागू नहीं होती है। यहाँ ऐसा नहीं कि आके ये बस गए, ठीक है, यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत के जो नागरिक हैं उन्हें ही इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। तो बाहर की बात तो अभी छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर ये बात लागू नहीं होगी। चल, अब ये तो बात हो गई कि भारत के नागरिकों के लिए क्या प्रावधान है। फिर हमने देखा कि जो 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम था उससे क्या प्रावधान थे। अब विदेशियों की बात भी की जाएगी, उनके लिए क्या प्रावधान है। तो विदेशियों के लिए भी यहाँ पर कुछ नियम हैं, उसमें देखते हैं। विदेशियों को पर्यटन स्थलों का दौरा करने के लिए इन संरक्षित क्षेत्र में एक विशेष प्रकार के परमिट की आवश्यकता होती है, जिसे बोलते हैं हम प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, ठीक है। जो संरक्षित क्षेत्र है उसके लिए आपको परमिशन के लिए जो परमिट दिया जा रहा है उसकी आवश्यकता होती है। तो हमने क्या पढ़ा, इनर लाइन परमिट किसके लिए होगा, भारतीय नागरिकों के लिए हो गया। और PAP जो है वो किसके लिए होगा, विदेशी व्यक्तियों के लिए। विदेशी व्यक्तियों को भी अगर प्रवेश करना है तो उन्हें भी परमिट लेना पड़ेगा, भला ही वो पर्यटन के लिए आ रहे हैं। और तो दोनों में बेसिक डिफरेंस हुआ, ये भारतीय नागरिकों के लिए ILP है और विदेशी व्यक्तियों के लिए क्या PAP है, ठीक है। विदेशी संरक्षित क्षेत्र आदेश जो है 1958 के तहत, इस आदेश में क्या कहा गया था, इनर लाइन और राज्य को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच आने वाले सभी क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाएगा, ऐसे इसमें ये परिभाषा दी गई थी। एक विदेशी नागरिक को आमतौर पर किसी संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाती है जब तक कि यह सरकार की संतुष्टि के लिए स्थापित नहीं हो जाता कि इस तरह की यात्रा को उचित ठहराने के लिए असाधारण कारण है। मतलब नॉर्मली कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, उस प्रोटेक्टेड एरिया में विदेशी व्यक्ति को ऐसे जनरली अनुमति नहीं मिलती है कि वो जाकर वहाँ पर घूम सके, ठीक है। लेकिन अगर कोई असाधारण कारण है तो फिर परमिशन दी जा सकती है। दूसरी बात, इनर लाइन परमिट में भी हम देखते हैं कि भारत का व्यक्ति है जो इन 4 राज्यों का नागरिक नहीं है और इन 4 राज्यों में प्रवेश करता है, तो जब उसे इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है तो ये देखा जाता है कि भाई इस व्यक्ति के द्वारा इस क्षेत्र की शांति को भंग तो नहीं किया जाएगा, यहाँ की व्यवस्था में कोई
जो है वो गड़बड़ तो नहीं की जाएगी। तो ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि इसकी जो व्यवस्था है वो भंग ना हो, यहाँ की जो सिस्टम है वो किसी प्रकार से डिसमैनेज ना हो पाए, इसलिए इनर लाइन परमिट का प्रावधान रखा गया। अब देखिए, हमने जो इनर लाइन परमिट वाला क्वेश्चन देखा, अब आप देख रहे होंगे इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक हमने फैक्चुअल देखा कि इसका जो एक्ट है वो 1873 का है, क्लियर। दूसरा फैक्ट हमने देखा कि ये जो राज्य हैं उसमें हमने देखा अरुणाचल प्रदेश, हमने देखा मिजोरम, हमने देखा नागालैंड। ये राज्यों में पहले से इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू थी, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि इसमें एक राज्य जोड़ा गया 2020 में, वो कौन सा था, मणिपुर, ठीक है। तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो 4 राज्य में इनर लाइन परमिट लागू होता है। तीसरी बात हमने देखी कि इनर लाइन परमिट जो है वो भारतीयों के लिए है। फिर हमने देखा कि प्रोटेक्टेड एरिया जो परमिट है वो विदेशियों के लिए है, ठीक है। तो कुछ फैक्चुअल, कई बार क्या है हमें ये पूरी जानकारी हो सकती है, यूपीएससी स्टेटमेंट पूछ सकती है कि 4 राज्यों को ब्रिटिश काल से ही इनर लाइन परमिट यहाँ पर लागू है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। या अभी हाल में ही इन 4 राज्यों में जो इनर लाइन परमिट है वो प्रारंभ किया गया है, तब भी गलत हो जाए क्योंकि मणिपुर अभी आया है। इसके बाद अगर थोड़ा सा अंतर पूछें तो आईएलपी और पीएपी में अंतर बता सकते हैं आप। फिर कई बार क्या होता है कि सारे स्टेटमेंट सही दिए हैं, लेकिन यूपीएससी कई बार ऐसा करती है, इसकी जगह लिख दिया 1973 के एक्ट के अनुसार। तो आपको ये तो सब सही लगेगा क्योंकि आपको याद है, लेकिन कई बार हम ये मिस कर देते हैं, या इसको 1773 कर दें, ठीक है। देखिए अब सिर्फ एक डिजिट चेंज कर दी, जनरली हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, और पूरा सही है, उसके जो बिंदु हैं ये तो सही हैं, लेकिन इसके अनुसार नहीं है क्योंकि 1873 का जो बंगाल वाला एक्ट था उसके तहत थी। तो थोड़ा इसको ध्यान रखें, मतलब इसको मेमोराइज करते चलें और इसको आप कनेक्ट करने की जो क्षमता है उसको धीरे धीरे विकसित करें। तो हम कई बार सन भूल जाते हैं, लेकिन हमें एक समय याद रहता है कि हाँ इस दौर की बात थी, तो हम उसको सही कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, इस पर हम चर्चा करेंगे सतत विकास लक्ष्य, जो आपके SDG गोल हैं। तो सतत विकास लक्ष्य 12 जो अभी मैंने आपको बताया था कि भारत ने प्रयास किए हैं, लेकिन भारत को लगभग 9 साल अब हमें बाकी हैं इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का। जो हमारा टारगेट था कि 2030 तक हम इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अगर इस गति से हम जो चल रहे हैं, अगर इस गति से चले तो हमें जो लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो जो रिपोर्ट है वो कहती है कि सरकार को, भारत सरकार को, भारत को, है ना, भारत के लोगों को हमें और प्रयास करने की आवश्यकता है, ठीक है। SDG जो है सतत विकास लक्ष्य जो 12 है, इनका उद्देश्य है दुनिया में हर जगह जिम्मेदार खपत, उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना है। कि भाई जो भी हम जो उत्पादन करें, ठीक है, हम जो उसका खर्च करें उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उससे जो भी हम उत्पादन करते हैं उसमें पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम जो उत्पादन करते हैं, जो खपत करते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि हम, जैसे उदाहरण के लिए हम पेट्रोल इतना खर्च करें कि कुछ समय में ये खत्म हो जाए। तो भविष्य में सतत का मतलब क्या हुआ कि जो हमेशा चलता रहे, ठीक है। सतत का मतलब ये होता है कि हमेशा चलता रहे, हम हमारी आवश्यकता है, मतलब वर्तमान की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर लें, लेकिन जब वर्तमान की आवश्यकता हम पूरी करेंगे तो हम भविष्य का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि हम पेट्रोल का यूज करना ही छोड़ दें, ऐसा नहीं, हम यूज करेंगे, लेकिन ऐसा यूज करेंगे जिसमें भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखें कि हमारी आवश्यकता भी पूरी हो जाए और भविष्य में भी इनका जो संसाधन है वो बने रहें, भविष्य में भी लोग इसका फायदा उठा पाएँ। तो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरी करना, लेकिन भविष्य की जो आवश्यकता है उनको ध्यान में रखकर, इसी को बोलते हैं हम सतत प्रयास। तो इसी में आएगा, जैसे हम पर्यावरण का अगर संरक्षण करेंगे तभी तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको पर्यावरण का लाभ मिल पाएगा। हम जो रिसोर्सेस हैं उनका ऐसा दोहन करें जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और भविष्य के लिए रिसोर्सेस बचे रहें। ऐसा अगर हम करते हैं, रिसोर्स का यूज ही ना करें, तो क्या है कि आगे वाली जो पीढ़ी है वो डेवलप ही नहीं हो पाएगी। तो दोनों चीज़ें आवश्यक हैं, लेकिन बैलेंस की स्थिति उसमें हमें होनी चाहिए। आगे देखते हैं, इसमें लिखा सतत खपत और उत्पादन से तात्पर्य क्या है।
सेवाओं और संबंधित उत्पादों के उपयोग से है, कि जो भी वस्तुओं का हम उपयोग कर रहे हैं, जो भी हम सर्विस का यूज कर रहे हैं, उनका हमें जो उत्पादन है, उनका खपत है, वो सतत रूप से करना है। ठीक है, जिसमें हम क्या करें, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करेंगे, जिससे उनमें कोई विषाक्त तत्व ना आ पाए। ठीक है, ऐसे केमिकल का प्रयोग ना करें जिससे पर्यावरण को या जो भी आपका प्रोडक्शन है उसमें नुकसान हो और अंत में जो जीवन चक्र है उस पर नुकसान हो। ऐसा हम जब कोई वस्तु का उत्पादन करते हैं, ऐसा अपशिष्ट ना छोड़ें जिससे पर्यावरण को नुकसान हो। ठीक है, जैसे आजकल हम जो इलेक्ट्रॉनिक प्रयोग कर रहे हैं या बहुत सारे केमिकल प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसको प्रयोग करने के बाद हम उसका जो बचा हुआ मटेरियल उसको छोड़ देते हैं, उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, जीवों को नुकसान पहुंचता है। और वो जैसे मान लो हमने कोई केमिकल का यूज किया, वो केमिकल पानी में मिला, पानी में मिलने के बाद वो धीरे धीरे नदियों में पहुंचा, समुद्र में पहुंचा। ठीक है, तो उसका जो चक्र है वो क्या है, पूरा दूषित हो गया। और अब जो समुद्र में या जल में जो जीव रहने वाले उनको नुकसान पहुंचता है। फिर उनसे जैसे मछली खाई, जो मिनी माता आप देखते हैं प्रॉब्लम आई थी कि मछली खाने से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, जो पारा की मात्रा बढ़ गई और पारा अंत में जो है मछली तक पहुंचा और मछली से फिर लोगों में पहुंचने लगा, तो जो पूरा साइकिल है वो गड़बड़ हो गया। अंततः जो है मानव सभ्यता को नुकसान उसका होने लगा था। तो हम ऐसा कोई उत्पादन नहीं करेंगे जिसमें क्या हो, विषाक्तता हो, जो पर्यावरण के लिए नुकसान हो। हम ध्यान में रखेंगे कि भविष्य में इसका जो प्रभाव है वो सकारात्मक हो, नकारात्मक ना हो। ठीक है, तो हम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उत्तरदायित्व के साथ उसका हम खपत करेंगे। ठीक है, साथ में क्या है, कंजम्पशन है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, कंजम्पशन हो गया, ये भी सतत के साथ, या इस बात को ध्यान में रखकर, और प्रोडक्शन, तीनों बातों को हम ध्यान में रखेंगे। अब सतत विकास लक्ष्य में हम देखते हैं कि ये आखिरकार है क्या है। तो इसका जो उद्देश्य हम देखें ना, प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य जो अपशिष्ट है, हर व्यक्ति जो खाना खाता है और खाना खाने की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ वो अपशिष्ट छोड़ता है। ठीक है, मतलब खाना को सरल शब्दों में कहूँ तो बर्बाद करता है, उसको आधा करना है। कब तक? ठीक है, 2030 तक है। और 2030 तक साथ में प्राकृतिक संसाधनों का कुशल और टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करना है। ठीक है, इफिशियंसी के साथ हम उसका प्रयोग कर सकें और दीर्घकालीन ये रह सकें संसाधन, ये हमें सुनिश्चित करना है। इसके लिए हमें पर्यावरण जो है प्रदूषण से, कई प्रकार के पॉल्यूशन है इसमें, सारे प्रदूषण से लड़ना है। जो अपशिष्ट है, सभी जो अपशिष्ट हमें निकलते हैं उनको कम करना है। रसायनों का प्रयोग कम करना है। जहरीले कचरे जो निकलते हैं उसका कुशल तरीके से, सही तरीके से उसका मैनेजमेंट करना, जिससे उसका कोई नुकसान हमारे समाज पर, मानव जाति पर, जीव जंतुओं पर, प्रकृति पर ना पड़े। ठीक है, हरित बुनियादी ढांचे, जो ऐसा ढांचा जो ग्रीनरी पर आधारित है। प्रथाओं के लिए कंपनियों के संक्रमण का समर्थन करना है कि जो कंपनियां ऐसा काम करती हैं जिससे वो, या जो भी प्रोडक्शन करती है, ये कोई कंपनी है, इसने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब इस प्रोडक्ट बनाने में पर्यावरण का बिल्कुल लॉस नहीं हुआ, तो इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ऐसी संस्कृति का विकास हो कि सभी लोग इस दिशा में कार्य करें। इसके लिए सरकार को और हमें उन वस्तुओं, उन कंपनियों को प्रोत्साहन देना चाहिए और देना चाहिए, और सरकार देती भी है, जिससे इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़े, तो बाकी कंपनियां भी इस काम करने के लिए प्रोत्साहित होंगी। यह सुनिश्चित करना हर जगह पर हर किसी को प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के तरीकों से पूरी तरीके से अवगत कराया जाए और अंततः विचारशील आदतों को अपनाया जाए। मतलब व्यक्ति की आदत में आ जाए कि भाई इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। जैसे आप देखें कि हम या हमारी जो संस्कृति है, हम आगे वाली पीढ़ी का पालन पोषण करते हैं, ऐसे ही प्रकृति का संरक्षण किया जाए। प्रकृति भी हमारी क्या है, माँ है, वो हमारा पालन पोषण कर रही है, ऐसे हमें उनका भी संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। इसमें हम देखते हैं, इसके लिए ये सर्कल से आप याद रख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, जो संसाधन है उनका हम ऐसा प्रयोग करें, जैसा कि अभी मैंने बताया, कि वर्तमान की आवश्यकता पूरी हो जाए, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखें। ऐसा नहीं आज ही खत्म कर लें हम सब। ठीक है, फिर डिजाइन फॉर सस्टेनेबिलिटी, हमें सतत विकास के लिए डिजाइन करेंगे कि भाई कैसे कैसे हम सतत विकास को बढ़ा सकते हैं। क्लीनर प्रोडक्शन एंड रिसोर्स एफिशिएंसी, जो संसाधन हैं उनका हम अधिकतम उपयोग करें। ठीक है, जैसे हमारे पास 10 संसाधन हैं और अगर हम
5 संसाधन से कोई वस्तु को प्राप्त कर पाते हैं, कोई उद्देश्य को प्राप्त कर पाते हैं, 5 की जगह 3 ही यूज हैं। उन 3 का इतना अच्छा यूज करें कि जो 5 संसाधनों से हमें जो वस्तु प्राप्त हो सकती थी वो 3 में हो जाए। तो इसे मैनेजमेंट ही कहते हैं एक प्रकार का। तो रिसोर्स का बेहतर मैनेजमेंट करें जिससे हमें कार्यकुशलता के साथ उसका आउटपुट प्राप्त हो सके। फिर ट्रांसपोर्ट में हम सस्टेनेबल सतत का विकास करें या उपयोग करें। इको लेबलिंग सर्टिफिकेशन, जो कंपनियां हैं जो इस दिशा में कार्य कर रही हैं, जिनके द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता है उसमें पर्यावरण का नुकसान नहीं होता है, तो उनमें इको सर्टिफिकेट दिया जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए, इनको किसी प्रकार का सम्मान अवार्ड देकर प्रोत्साहित करेंगे तो एक मार्केट में, समाज में इनकी छवि बनेगी। हाँ, और बाकी लोग प्रोत्साहित होंगे। ये अगर हम भी करेंगे तो हमें भी ये पुरस्कार मिलेगा। फिर सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट, सस्टेनेबल मार्केटिंग, मतलब इसकी जो मार्केटिंग बचाव व्यवस्था वो भी ऐसी की जाए। हमारा जीवन ही सतत विकास पर आधारित हो जाए कि हम जो भी काम करेंगे वो इस अवधारणा को ध्यान में रखेंगे। और लास्ट में अपशिष्ट प्रबंधन या वेस्ट मैनेजमेंट है, वो भी सस्टेनेबल जो प्रक्रिया है उसको ध्यान में रख के किया जाए। और सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब खपत भी और उसका उत्पादन भी सतत विकास जो है इसके लक्ष्यों को ध्यान में रख के करा जाए, या संसाधन जो हैं उनका उपयोग हम सतत जो अवधारणा है उसको ध्यान में रख के करेंगे। अब देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, 2015 के आंकड़े बताते हैं कि भारत के जो व्यक्ति की औसतन जीवन शैली की सामग्री है वो प्रति व्यक्ति लगभग 84,000 किलोग्राम है। मतलब एक व्यक्ति 84,000 किलोग्राम इसका पचन का प्रयोग करता है। मतलब एक व्यक्ति के द्वारा संसाधन जो यूज करने की जो क्षमता है, ठीक है, या जो यूज करता है वो इतने किलोग्राम है। और वैश्विक स्तर पर हम देखते हैं तो लगभग 8,000 किलोग्राम है। तो इसमें तो हम सही स्तर हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। 8,000 पूरे विश्व का प्रति व्यक्ति औसत आपका जो इको फुटप्रिंट कहते हैं कि इतना हम उपयोग कर सकते हैं। या मान लो मैं इतने संसाधनों का उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको हमने किलोग्राम में बांटा तो ये पहुंचा कितना, 84,000 किलोग्राम। ठीक है, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। 84,000 थोड़ा ही अंतर है, 8400 और आपका 8,000, मतलब 8,400 और 8,000। लेकिन हम यहाँ देखें चीन और भारत जो क्या है, एक विकासशील देश है और इन पर कई बार आरोप लगते हैं ना, जो विकसित देश हैं वो कहते हैं ये पर्यावरण का नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर चीन और भारत की दोनों को आबादी देखें, ठीक है, कितनी है, 36%। और जबकि हम संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी देखें कितने परसेंट है, 4% है। ठीक है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका 4% आबादी है, लेकिन टोटल विश्व के जो कचरा है वो 12% कचरे का उत्पादन करता है। लगभग मतलब 1% पर कितना परसेंट जा रहा है, 3, मतलब 4 इंटू अगर 3 करें हम 12, मतलब अपनी जनसंख्या का 3 गुना कचरा उत्पादन कर रहा है। अब ऐसे अगर हम करें, इसकी तुलना करें, अगर बराबरी की भी बात करें हम, 36 अगर इंटू कर देंगे ना तो ये 108 आएगा। ठीक है, हम कितना करना चाहिए, 108% कचरे का उत्पादन, लेकिन कर कितना रहा है, सिर्फ 27। ठीक है, इतना नहीं कर रहे हैं ना। तो चाइना और भारत पर वैसे अगर आरोप लगाएं कि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं या जो एमिशन करते हैं उतना नहीं कर रहे हैं, वो उनकी आबादी ज़्यादा है तो इसलिए हमें लगता है 27% ज़्यादा है। लेकिन ये 12% हमें कम लग रहा है। 4% पॉपुलेशन 12% कर रही है और यहाँ पर 36% पॉपुलेशन मात्र 27% कर रही है। ठीक है, थोड़ा इसको समझिए। अब बात आती है भोजन को या जो हमारा फूड है उसको वेस्टेज करने की स्थिति में। जो यूएनईपी 2021 की रिपोर्ट है, इसमें कहा गया कि भारत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 50 किलोग्राम खाना जो है, फूड है, वो वेस्टेज करता है, बर्बाद करता है। आप देखते हैं ना, हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, उनमें खाने की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। जो बफर सिस्टम होता है उसमें खाना बनता है। अब कई बार क्या उससे खपत कम होती है, अब उससे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं तो वो बर्बाद होता है। ठीक है, उसके लिए भी लेकिन कई एनजीओ काम कर रहे हैं कि भाई आपका जो खाना बचा है उसे हम कलेक्ट करेंगे और ऐसे लोगों तक पहुँचाएँगे जो एक टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से अपने लिए जुगाड़ कर पाते हैं। ठीक है, आगे हैं, निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि किए बिना केवल 9 वर्ष शेष होने के साथ
खाद्य अपशिष्ट को आधा करने के लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि हमें 2030 में ये सारे लक्ष्य प्राप्त करने हैं, किसको आधा करना है। लेकिन अगर हम पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, गवर्नमेंट इसके लिए विशेष स्कीम प्रोग्राम ना चलाए, तो कैसे इसके जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त कर सकते, कैसे हम खपत को आधा कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। फिर मंदी के दौर में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, भूख, प्रदूषण और पैसे की बचत पर खाद्य अपव्यय में कमी का महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। ठीक है, अभी आप समझे ना कि एक तो बहुत अच्छी बात है कि कोरोना ने हमें बहुत कुछ अच्छा सिखाया कि हमें जो अति है वो नहीं करनी चाहिए, हमें सामान्य जीवन जीना चाहिए, और जो अनियमित जीवन शैली है उसका ही परिणाम कहा जा रहा है। कोरोना जैसी स्थिति ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। जो नदियाँ को सरकार आज़ादी के बाद से साफ नहीं कर पाई थी, उनका जो स्वच्छता का लेवल था वो कुछ समय में ही बढ़ गया। ठीक है, जो जिन कामों को सरकार व्यक्ति को करने के नहीं रोक पा रही थी, वो प्रकृति ने उनको रोक दिया। तो इस समय ये बहुत अच्छा प्रभाव हो सकता है अगर सरकार के द्वारा इस पर काम किया जाए और लोगों में थोड़ा जागरूकता का स्तर, बस उन्हें उस जागरूकता के स्तर को बनाए रखें, क्योंकि अभी कोरोना गया फिर भूल जाएंगे लोग। इसके बाद जो प्लास्टिक का अपशिष्ट है, प्लास्टिक का अपशिष्ट 2018 के आंकड़े कहते हैं कि भारत में प्लास्टिक नीति का सूचकांक राष्ट्रीय आवश्यकता से काफी नीचे है, लेकिन यह अंतर चीन की तुलना में काफी कम है। मतलब प्लास्टिक का जो अपशिष्ट है वो निकलता है, बहुत ज़्यादा निकल रहा है जो राष्ट्रीय औसत है, लेकिन अगर हम चाइना की तुलना में कहें तो हमारे यहाँ फिर भी कम प्रोडक्शन होता है, या कम जो अपशिष्ट बचता है वो किसका, प्लास्टिक का। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत में एक दिन में करीब 26,000 टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है ना। एक दिन में 26,000 टन का प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा है, और 10,000 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा एक दिन में इकट्ठा नहीं हो पाता। अब देखें कितना हो रहा है, 26,000 टन उत्पादन, और इकट्ठा कितना हो रहा है, सिर्फ 10,000। भारत की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक खपत 11 किलोग्राम से कम है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कितनी है, 109। ठीक है, इसका लगभग 10वां हिस्सा भी नहीं है। ठीक है ना, फिर भी हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, और इसको रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि जितना कम से कम इसका अपशिष्ट बचेगा उतना अच्छा हमारे लिए, उतना अच्छा हमारी प्रकृति के लिए, उतना अच्छा हमारे जीवों के लिए, और हमारे सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए उतना ही बेहतरीन साबित या सहायक सिद्ध होगा। इसके बाद हम देखें 2019 में भारत की घरेलू रिसाइकलिंग दर 30% थी। इसका मतलब है कि अगर हम उदाहरण के लिए 100 प्लास्टिक के डिब्बे बनाते हैं तो इसमें 30 प्लास्टिक के डिब्बे को हम फिर से रिसाइकिल कर लेते हैं। निकट भविष्य में इसमें और सुधार होने की उम्मीद है। हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि 100% में से 100% आपका रिसाइकिल हो जाए। भारत अगले 10 वर्षों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है यदि राष्ट्रीय रिसाइकलिंग नीति को सही तरीके से लागू कर दिया जाए, और रिसाइकलिंग जो उद्योग हैं उनमें स्क्रैप जो किया जाता है उसकी देखभाल तकनीक को स्थानांतरित किया जाए। स्क्रैप का मतलब होता है कि मान लीजिए 4 डिब्बे थे, इन 4 डिब्बों को क्या कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, इनसे फिर से नए डिब्बे बनाए जाएंगे। तो इस पे बेहतर ध्यान दिया जाए। स्क्रैप करने की जो प्रक्रिया है जितनी इफिशिएंट होगी उतनी ये दर बढ़ जाएगी, उसमें कम से कम प्लास्टिक वेस्टेज होगा। इसके बाद एक थोड़ा मुद्दा है कि जो जीवाश्म ईंधन सब्सिडी है, अब वर्तमान में अगर हम देखें तो सरकार इस पर सब्सिडी ज़्यादा दे रही है। तो जब जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन का या फॉसिल्स जो हैं, जैसे मान लो कोयला है ना, पेट्रोलियम है, अगर इस पर सब्सिडी ज़्यादा दी जाएगी तो लोग क्या करेंगे, इसका उपयोग ज़्यादा करेंगे, और ज़्यादा उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, प्रदूषण ज़्यादा होगा। प्रदूषण ज़्यादा होगा तो हमारा जो सतत विकास का लक्ष्य है उसमें बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है, सरकार को क्या करना चाहिए, उल्टा ऐसे जो ईंधन है जिन्हें हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, जो पर्यावरण मित्र ईंधन है, उन पर सब्सिडी दी जाए तो क्या होगा, लोग उसका उपयोग करेंगे। जब उसका उपयोग करेंगे तो हमारे सतत विकास के लक्ष्य में फायदा ज़्यादा होगी। 2017 तक हम देखते हैं कि जो आपके नवीकरणीय जो ऊर्जा है, जो पर्यावरण मित्र ऊर्जा है, उस पर जो सब्सिडी थी वो ज़्यादा थी, लेकिन 17 से हमें इसमें थोड़ा कमी देखने को मिल रही है। इस कारण इसकी खपत ज़्यादा हो रही है। इसको देखते हैं 2020 में भारत सरकार ने अपने सकल घरेलू उत्पाद का मतलब जीडीपी का लगभग 0.2% जीवाश्म ईंधन पर खर्च किया, जो 2019 की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है। 2019 में जीवाश्म ईंधन सब्सिडी में वृद्धि हुई थी, जो वैकल्पिक ऊर्जा सब्सिडी से 7 गुना अधिक थी। ठीक है,
जिन पर ज़्यादा देना चाहिए उन पर कम हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो सब्सिडी है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। 2014 की तुलना में 2017 में अक्षय ऊर्जा सब्सिडी में काफ़ी वृद्धि हुई, लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इसमें गिरावट आ रही है। लेकिन 2017 के बाद जो सब्सिडी है इनमें देना चाहिए था, बढ़ना चाहिए थी, वो गिर रही है और जहाँ गिरना चाहिए थे वहाँ बढ़ रही है। जबकि अक्षय ऊर्जा सब्सिडी में वृद्धि सराहनीय है। इस क्षेत्र में अधिक संसाधनों को स्थानांतरित करने और जीवाश्म ईंधन के उपयोग करने की आवश्यकता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सब्सिडी नहीं मिल रही है और इस बात की हम सराहना करते हैं, लेकिन इस दिशा में और सब्सिडी को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अगर हमें सतत लक्ष्यों की प्राप्ति करनी तो सब्सिडी हमें इस सेक्टर में बढ़ानी होगी। कैसे सेक्टर में? वे ईंधन जो पर्यावरण मित्र हैं, जो नवीकरणीय हैं, ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी है, जैसी आपकी बायोमास एनर्जी है, विंड एनर्जी है। तो इन सेक्टर में अगर हम बढ़ावा दिया जाए तो इनसे निर्भरता कम होगी और यहाँ पर व्यक्ति मूव होंगे। इसके बाद पर्यावरण शिक्षा, ठीक है, भारत सरकार ने 1960 के दशक से ही हमने पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया है, जिससे पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़े और लोगों में पर्यावरण संरक्षण की जो जागरूकता बचपन से ही बच्चों में इनबिल्ट हो जाए। इसके लिए क्या क्या किया जाएगा? इसमें आप देखें, अवेयरनेस को बढ़ावा दिया जाता है और हम और बढ़ावा दे सकते हैं। हम एटीट्यूड उसके चेंज में आ जाता है। एटीट्यूड मतलब होता है रवैया कि भैया हम किस बात को पसंद करते हैं, किसको हम नापसंद करते हैं। तो एक आदत बन जाएगी। जैसे आप देखें भारतीय संस्कृति में कि हम आंगन में तुलसी का पौधा लगाते हैं, ठीक है, हम आसपास नीम का पेड़ लगाते हैं। तो ये जो पौधारोपण की है तो उन्हें हमने विशेष प्रक्रियाओं से, विशेष धर्म से भी जोड़ के रखा है। तो हमारे धार्मिक जो सभी धर्मों में आप देखें पर्यावरण संरक्षण के संदेश देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो उनका कंसर्न है, ठीक है, सिटीजनरी है, उनका भाग लेना है, पार्टिसिपेशन है, रिसर्च करने की जो है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, नॉलेज बढ़ाया जाए, ठीक है, स्किल बढ़ाई जाए। तो ये है एनवायरनमेंट एजुकेशन के माध्यम से ये सारी चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं। जब इतनी सारी हमारे स्किल बढ़ जाएंगी तो हम पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम कर पाएंगे, जो हमारे सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बड़ा सहयोगी कदम साबित हो सकता है। अब देखते हैं, नया टॉपिक है शिक्षक पर्व 2021। आप जानते हैं 7 सितंबर से 17 सितंबर तक शिक्षक जो पर्व है ये मनाया जा रहा है। इसमें क्या है, शिक्षकों के योगदान को मान्यता देने और नई शिक्षा जो नीति हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है, इसको एक कदम आगे ले जाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 7 से 17 सितंबर के मध्य शिक्षा पर्व है इसको मनाया जा रहा है, शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देखें तो प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की है, जिससे इस सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर को, शिक्षा के क्षेत्र में हम और आगे प्रगति कर सकें और नई एजुकेशन जो पॉलिसी, नई हमारी जो शिक्षा नीति है वो नए आयामों को टच कर सके, नए आयामों को छू सके और उसका बेहतर लाभ सबको उपलब्ध हो सके। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या नई शिक्षा नीति है, उसमें जो पुरानी शिक्षा नीति की तुलना में बहुत कुछ अमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, जो नए समय के हिसाब से नई जो परिस्थितियां आ रही हैं, नई जो चुनौतियां हैं, है ना, और नए जो तकनीक हैं, उन सब को ध्यान में रखकर इस नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति का निर्माण किया है। इसमें देखते हैं हम कि जो पहले 10+2 वाला जो सिस्टम था उसको बदल के क्या कर दिया है, 5+3+3+4, ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं पहले आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन होगी, फिर आपकी जो मिडिल क्लास की एजुकेशन होगी, फिर आपकी इसके अंदर देखते हैं हम कि 10+2 वाला जो सिस्टम था इसको बदल दिया है और अब 5+3+3+4 वाला जो सिस्टम अपनाया गया है, जिसमें पहले प्राइमरी एजुकेशन, फिर आपकी जो मिडिल क्लास की एजुकेशन है, फिर उसके बाद आप देखते हैं जो हाई क्लास की एजुकेशन है और फिर आपकी जो हायर एजुकेशन है कॉलेज वाली है, तो उसको ऐसा 5+3+3+4 में बांटा है। ठीक है, इसमें आप देखें करंट 10+2 का जो संरचना थी उसको बदल दिया है और ये कैसी है, क्लास 1 से लेके 10 और यहाँ एज रखी गई है 6 वर्ष से 16 वर्ष तक। फिर क्लास हम देखते हैं 11th और 12th, यहाँ एज रखी गई है 16 से 18। ठीक है, और फाउंडेशन कोर्स के लिए जो है 3 साल रखी गई है और 3 साल आपकी मिडिल के लिए रखी गई है और 4 साल सेकेंडरी जो स्कूलिंग है उसके लिए ये प्रावधान
रखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं कॉलेज के स्तर पर भी बदलाव हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मल्टी स्ट्रीम। पहले अगर आप किसी एक स्ट्रीम को चुनते थे, आर्ट ले लिया आपने तो आप आर्ट के सब्जेक्ट ले सकते थे, अगर आपने मैथ्स लिया है तो उस स्ट्रीम के सब्जेक्ट लेना होता था। अब क्या है कि अगर आप आर्ट का सब्जेक्ट भी लेते हैं, आर्ट सब्जेक्ट लेते हैं और आपको अगर कोई मैथ्स का, किसी कॉमर्स का या साइंस का, किसी भी सब्जेक्ट का कोई विषय शामिल करना है आपकी स्टडी में तो आप उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जो मल्टी स्ट्रीम के सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। फिर डाइल्यूटेड बोर्ड की बात है कि बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते थे अब उसको थोड़ी कम महत्वता दी गई है। पहले जैसे आप देखते हैं जो 5th क्लास है, फिर 8th क्लास, फिर 10th क्लास, फिर 12th क्लास, तो कई बच्चे इसमें पास नहीं होते थे और उन्हें एजुकेशन छोड़ना पड़ता था। लेकिन अब इसमें थोड़ा 2 प्रकार के सिस्टम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रहेंगे और ईयर में इनको 2 बार कराए जाने का प्रावधान इसमें किया जाएगा। फिर मल्टीलिंगुअल मतलब 3 इसमें जो भाषाएं हैं उनको शामिल किया जाएगा। ठीक है, जो आपकी एक इंग्लिश होगी, एक आपकी हिंदी होगी, एक आपकी क्षेत्रीय भाषा और इसमें जो भी उस राज्य है उसके हिसाब से भाषाओं का चयन किया जाएगा। बैगलेस देश की बात हो रही है कि भाई कम से कम 10 दिन जो स्कूल स्टूडेंट हैं वो, जैसे अभी आप देखें कि जो बच्चे हैं उन बच्चों का वजन से ज़्यादा उनकी बैग का वजन हमें ज़्यादा दिखाई देता है, तो कुछ दिन बैग लेके नहीं जाएंगे। आज हम आप बैग लेके नहीं आएंगे, आज हम आपको कुछ नहीं लिखाएंगे। ठीक है, आज ऐसी एक्टिविटी की जाएंगी जिससे आपको बैग या किताब में लिखने की या किताब पढ़ने की जरूरत ना पड़े, हम वैसे ही आपको याद कराएं और उसको प्रैक्टिकली रूप से आपको समझाएं। तो ये इसमें प्रावधान है। इसके बाद हम देखते हैं कॉलेज में सेट। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करेगी, एक एग्जाम कंडक्ट कराएगी जो कॉलेज में एंट्रेंस लेने के लिए आवश्यक होगा। ठीक है, ये साल में 2 बार कराएगी। इसके बाद है 4 ईयर बैचलर। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हायर एजुकेशन है 4 ईयर की, यहाँ पर बैचलर डिग्री भी 4 ईयर की, लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी या जो विभिन्न सब्जेक्ट हैं उनको आप यहाँ पर ले सकते हैं। और इनके जो हैं, अगर आप कोई व्यक्ति है जैसे उसने 3 साल तैयारी की, 3 साल उसने एग्जाम दिया, उसके बाद छोड़ दिया, अब ऐसा ना हो कि उसे फिर से पूरा वो कॉलेज करना पड़े, वो सिर्फ 4थी साल से ज्वाइन करेगा, इससे छोड़ने की दर ना हो और उसके अंदर फिर से ये मन जाएगा कि 1 साल और पढ़ लूँगा तो मेरी डिग्री पूरी हो जाएगी। इसके बाद नो एफिलिएशन। अब धीरे धीरे क्या हो कि जो कॉलेज हैं वो खुद ही, उनको इतनी स्वायत्तता दी जाए कि वो खुद डिग्री है वो जारी कर सकें, उनका टाइम टेबल, उनकी जो फी का जो स्ट्रक्चर है, उनके शेड्यूल, तो इसमें इनको स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। ये 15 वर्ष आने वाले हैं उनमें ये काम किया जाएगा। फी कैप है, एक फीस के ऊपर कैप स्थापित किया जाएगा जिससे कई कॉलेजों में अलग अलग फीस होती है, कहीं बहुत ज़्यादा होती है, कहीं बहुत कम होती है, तो ये यहाँ पर निर्धारित करें इससे ज़्यादा फीस नहीं होगी, इसको फी कैप बोलते हैं। जिससे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाए, वो भी आपके एजुकेशन में कोई फीस एक अवरोध के रूप में उत्पन्न ना हो। ठीक है, इसके अलावा टॉप रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटीज टू फैसिलिटेट कम टू इंडिया, जो विश्व में विख्यात प्रख्यात जो संस्थाएं हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं, वो भारत में आए, एजुकेशन प्रदान करें और ऐसे ही भारत की जो संस्थान हैं वो विदेश में जाकर संस्थान में या एजुकेशन सेक्टर में काम करें। एजुकेशन का मतलब हम बाहर से भी लोगों को बुलाएं कि हमारे यहाँ एजुकेशन कि सिस्टम वो अडॉप्ट करें, हमारे यहाँ एजुकेशन दें और भारत के लोग भी बाहर जाकर एजुकेशन दें। तो जो वैश्विक स्तर का जो एजुकेशन है वो हमारे यहाँ आएगा और हमारा जो एजुकेशन है वो बाहर जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी जो एजुकेशन संस्कृति है जिसे हम एजुकेशन कल्चर कहें उसका डेवलपमेंट होगा। इसके बाद देखें भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का निर्माण किया गया है। ऐसे बच्चे जो क्या है श्रवण बाधित है, मतलब उनको सुनने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए ये 10,000 शब्द वाला एक शब्दकोश है वो तैयार किया गया है। और ऐसे ही जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए एक ऑडियो बुक प्रारंभ की गई है जिसमें वो सुनकर इन शब्दों को सीख सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे विभिन्न मुद्रा के माध्यम से इनको याद कराया जा सकता है और इनको सीखा जा सकता है। स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन जो ढांचा है जिसे हम SQAA के नाम से जानते हैं, ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसे हम CBSE कहते हैं, इसके द्वारा जो स्कूल हैं उनके मानकों की उपलब्धि के वैश्विक मानदंड प्रदान करने के लिए एक गुणवत्ता पहल है कि भाई ये कुछ गुणवत्ताएं हैं,
कुछ ये हम स्टैंडर्ड देखेंगे, अगर आपके यहाँ ये स्टैंडर्ड हैं तब आपको मान्यता प्रदान की जाए। ठीक है, तो इन मानकों का प्रयोग आपको करना चाहिए। इसमें देखेंगे हम शिक्षा शास्त्र, मूल्यांकन है, बेसिक जो ढांचा है वो क्या है, समावेशी प्रथाएं हैं, शासन की प्रक्रिया है, ये जो सारे आयाम हैं इनको देखकर इनमें विकास किया जाएगा। वैज्ञानिक ढांचे की अगर एब्सेंस है, अगर अनुपस्थिति, तो उसको बढ़ाया जाएगा। देखिए यहाँ पर दिए हैं स्कॉलरिस्टिक जो प्रोसेस है, ठीक है, को स्कॉलरिस्टिक प्रोसेस है, उसका जो स्ट्रक्चर है, मानव संसाधन है, मैनेजमेंट जो प्रशासन है वो कैसा है, लीडरशिप क्या है, बेनिफिशरी सेटिस्फेक्शन जो लाभार्थी है वो संतुष्ट हैं कि नहीं। तो ये सारे जो आयाम हैं इनको देखा जाएगा और इन आयामों को बढ़ावा दिया जाए। इन आयामों के आधार पर फिर क्या है, मान्यता प्रदान की जाएगी। इसके बाद निपुण भारत। निपुण भारत के बारे में हम एक लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर चुके, विस्तार से इस पर हमने चर्चा की थी। इसमें क्या है कि स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए ये एक राष्ट्रीय स्तर पर एक पहल है जिसे हम निष्ठा के नाम से जानते हैं। ये एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निर्माण करता है। निपुण क्या है, एक राष्ट्रीय समझ और संख्यात्मक के साथ पढ़ने में प्रवृत्ता के लिए राष्ट्रीय पहल है। इसमें क्या होगा कि हम देख रहे हैं कि कोई बच्चा 5th क्लास में आ गया है लेकिन ना वो ढंग से पढ़ना जानता, ना वो ढंग से लिखना जानता है। इस समस्या दूर करने के लिए ये राष्ट्रीय स्तर पर पहल चलाई गई थी और ग्रेड 3 के जो बच्चे हैं, है ना, 2026-27 तक इस समस्या से निपटकर वो स्किल हो जाएं, वो संख्यात्मक रूप से मतलब वो पढ़ना भी जाने, वो लिखना भी जाने। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है उनके लिए ये समाधान के लिए चलाया गया था, जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं विस्तार में। अभी हम बस एक शिक्षक पर्व के जो तहत कौन कौन सी इनिशिएटिव हैं उनके माध्यम से इसको देख रहे हैं। इसके अलावा एक और है विद्यांजलि पोर्टल, जिसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, CSR होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सामाजिक उत्तरदायित्व कि हर व्यक्ति, जैसे अगर मैं किसी क्षेत्र में स्किल्ड हूँ तो मुझे समाज के लिए योगदान देना चाहिए। तो ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो स्वयंसेवक हैं, वो क्या कर सकते हैं, किसी सेक्टर में जाकर, किसी स्कूल में जाकर, किसी कॉलेज में जाकर वो अपनी जो सुविधाएं हैं, जो एजुकेशन की जो लेक्चर हैं वो वहाँ पर दे सकते हैं कि भाई मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं महीने में 4 दिन आऊँगा, वीक में 1 दिन आऊँगा, जो भी है। तो विद्यांजलि योजना इसके लिए है। उन अभिनव योजनाओं में से एक है जो सरकारी स्कूलों में स्वयंसेवी शिक्षकों को पेशकश करके साक्षरता में सुधार की ओर ध्यान केंद्रित करती है कि भाई आप आओ, पढ़ाओ और अपना जो ज्ञान है वो उससे दूसरे लोग लाभान्वित हो सकें। इसके बाद जो नया टॉपिक है जिस पर चर्चा कर रहे थे हम कि नीति आयोग के द्वारा जो अभी हाल में शून्य अभियान प्रारंभ किया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि नीति आयोग के द्वारा या शून्य अभियान किसके द्वारा चलाया गया है, तो डायरेक्ट इसमें हम देखेंगे कि नीति आयोग अकेला नहीं है, इसमें जो रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है ना, और RMI इंडिया और नीति आयोग, मतलब 3 संस्थाओं ने इसको मिलकर प्रारंभ किया है। तो थोड़ा इसको ध्यान रखिए, कभी यूपीएससी के प्रीलिम्स में, किसी स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स में ऐसा स्टेटमेंट आता है कि जो शून्य अभियान है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। कोई 2 नाम दे दिए, एक तीसरा नहीं दिया, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये नीति आयोग का जो शून्य अभियान है ये क्या है, उपभोक्ता और उद्योग के साथ साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा जो डिलीवरी में जो वाहन प्रयोग किए जाते हैं उन वाहनों से कम पॉल्यूशन हो या बिल्कुल पॉल्यूशन ना हो, इसको बढ़ावा देने के लिए एक प्रकार की पहल है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए, ये इसका उद्देश्य है, जिससे कम से कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचे और पर्यावरण पॉल्यूशन नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म जो हम सतत विकास के लक्ष्य हैं उनको भी प्राप्त कर पाएंगे। इस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे। और इसके बारे में और बात करें ये क्या है, तो इसमें सबसे पहली बात है क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी। इसका उद्देश्य है कि जो शहरी वाला जो सेगमेंट है, शहरी एरिया है, वहाँ तो आप क्या है कम से कम बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी कर सकते हैं और इससे क्या होगा, डिलीवरी भी तेज़ी होगी, मतलब शीघ्र आपकी डिलीवरी हो जाएगी, पॉल्यूशन कम हो जाएगा, क्लियर। और इसके लाभ के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाएगा कि भाई ऐसी कंपनियां जो डिलीवरी में इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग कर रही हैं, मतलब वो कैसी कंपनियां हैं, वो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर रही हैं या उनको पर्यावरण मित्र कंपनियां कह सकते हैं। तो उनकी एक जो ब्रांड है वो
बढ़ेगी, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। शुरुआत की बात करें हम, इसमें महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक है जो कंपनी इस क्षेत्र में काम कर रही है, फिर टाटा मोटर्स है, जोमेटो भी है, अशोक लीलैंड है, सन मोबिलिटी है, लाइटिंग लॉजिस्टिक, बिग बास्केट, ब्लू और आपका हीरो इलेक्ट्रॉनिक, स्विगी, ऐसी लगभग जो आपकी 30 कंपनियां हैं वो इस पहल में शामिल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन के माध्यम से क्या करेंगी, डिलीवरी करेंगी, जो बिल्कुल शून्य की मात्रा में जो पॉल्यूशन है उसको उत्पन्न करेगा। इसका मतलब दूसरे शब्दों में कहें कि पॉल्यूशन उत्पन्न या प्रदूषण जो है उत्पन्न नहीं होगा। फिर दूसरा जो शब्द है शून्य ब्रांड, अंतिम मील की डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में संक्रमण की दिशा में उद्योग के प्रयासों को पहचानने, उनको बढ़ावा देने के लिए एक कॉरपोरेट ब्रांडिंग और प्रमाणन कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है कि भाई ऐसी कंपनियां, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्या कर रही हैं, डिलीवरी का काम कर रही हैं। अब इनमें से कुछ कंपनियां हैं जो मान लीजिए ये 3 कंपनियां हैं जो इस शून्य अभियान का समर्थन करती हैं, इनिशिएट करती हैं या डिलीवरी में इलेक्ट्रॉनिक वाहन का प्रयोग करती हैं। इनके द्वारा कोई ऐसा साधन नहीं अपनाया जाता है जिससे पॉल्यूशन उत्पन्न हो, तो इन कंपनियों को इसका सर्टिफिकेट दिया जाए, है ना, कि भाई ये विशेष कंपनियां हैं, इनका जो मार्केट है वो एक अलग तरीके से ग्रूम करेगा, क्योंकि हमें सर्टिफिकेट के माध्यम से पता चलेगा कि ये वो कंपनियां हैं जो पर्यावरण प्रदूषण जो होता है इनमें इनका कोई योगदान नहीं है, ये पर्यावरण मित्र प्रोडक्ट का यूज करती हैं डिलीवरी में भी और आपके जो प्रोडक्ट हैं उनके उत्पादन में भी। तो इसकी एक सर्टिफिकेशन की एक नई पहल भी इसके माध्यम से शुरुआत की जाएगी। आगे देखें, इसमें जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो अपने प्रतिस्पर्धियों से अपने जो प्रोडक्ट है उससे अलग कर सकेंगी, ये बता सकेंगी कि हमें इसके लिए सर्टिफिकेट प्राप्त है और इस वस्तु को सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं है। तो जब वो उपभोक्ता खरीदेगा किसी वस्तु को, किसी प्रोडक्ट को खरीदेगा तो वो देखेगा कि हाँ इसके लिए ये सर्टिफिकेट प्राप्त है, ये इकोनॉमी आपकी जो इकोलॉजिकल या इको फ्रेंड जो प्रोडक्ट हैं, जो पर्यावरण मित्र प्रोडक्ट हैं, इनसे किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है, मानव जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब कंपटीशन होगा इनको वरीयता मिलेगी, उपभोक्ता इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करेंगे। दूसरा है नेक्स्ट ऑनलाइन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म क्या है, डेटा के माध्यम से अभियान के प्रभाव को साझा करेगा, जैसे वाहन किलोमीटर विद्युतीकृत, कार्बन बचत, मानदंड प्रदूषक बचत और स्वच्छ वितरण। ठीक है, स्वच्छता के साथ वितरण जो मानदंड हैं कि भाई कितना इसके द्वारा पॉल्यूशन मैक्सिमम किया जाना चाहिए, उससे ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, कितना हम कार्बन की बचत कर रहे हैं, जो कार्बन का उत्सर्जन होता है उसको कम से कम किया जाए तो वो, और जो वाहन है इतने किलोमीटर तक इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उनके माध्यम से डिलीवरी सर्विस की जाएगी। तो ये सारे इसके जो प्लेटफॉर्म है उनकी ऑनलाइन ट्रैकिंग की जा सकती है। ऑनलाइन ट्रैकिंग का मतलब समझ गए हो गया आप कि जब आपके पास कोई प्रोडक्ट आया तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उसमें देख सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, कितने किलोमीटर इसमें प्रयोग हुआ है, कितना कार्बन का एमिशन हुआ है। ठीक है, जो इसमें सारे सेगमेंट है वो हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आगे देखें हम, अंतिम छोर तक डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की आवश्यकता। ठीक है, मतलब जहां से उत्पाद उठाकर ले जाया जा रहा है और अंतिम व्यक्ति तक जिसको हमें प्रोडक्ट देना है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहन की आवश्यकता में हम देखें तो इसमें पहला पॉइंट देखते हैं कि बढ़ता ई कॉमर्स का बाजार, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट के माध्यम से जो बाजार किया जा रहा है, हम देखें इसमें अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको शॉपिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। 2013 और 17 के बीच भारत की ऑनलाइन जो मार्केट था, खुदरा बाजार, वो औसतन 53% की दर से बढ़ा। ठीक है, और 2022 तक 150 बिलियन डॉलर का बाजार बनने की इसकी उम्मीद है, मतलब और ये मार्केट ग्रो करेगा। उपभोक्ता से माल के अंतिम परिवहन को स्थानांतरित करके इसने वितरण वाहनों को बड़े अच्छे तरीके से जो है डिलीवरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्सर्जन कम करें इसके माध्यम से, जो शहरी मालवाहक वाहनों का भारत में माल परिवहन से संबंधित जो कार्बन का उत्सर्जन है उसका 10% हिस्सा इससे होता है, और
इन उत्सर्जन से 2030 तक 114% बढ़ने की उम्मीद है। मतलब आज अगर जो उत्सर्जन 1% है वो 114% तक बढ़ जाएगा। तो इतना कार्बन अगर उत्सर्जन होगा तो पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इन सारी समस्याओं से हम क्या है बच सकते हैं अगर इसका प्रयोग किया जाए। आगे EBS जो बिना टेल पाइप उत्सर्जन का उत्सर्जन करते हैं, जो बेहतर वायु गुणवत्ता में अत्यधिक योगदान करते हैं, जो हैं इनसे क्या है उत्सर्जन नहीं होगा कार्बन का। तो कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा तो जो वायु की गुणवत्ता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, है ना। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ये जो विषाक्त गैसें हैं उनकी मात्रा जैसे ही कम होगी तो जो आपकी एयर क्वालिटी है, वायु की गुणवत्ता है, वो बढ़ जाती है। यहाँ तक कि जब उनके निर्माण के लिए लेखांकन या अकाउंटिंग जो होती है वो की जाती है तो वो अपने आंतरिक दहन इंजन समकक्षों की तुलना में, मतलब दूसरे जो इंजन हैं और इसकी तुलना करें तो 15 से 40% तक कार्बन का कम उत्सर्जन करते हैं। तो ये पर्यावरण मित्र बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा एनर्जी सेविंग होगी इससे, मतलब ऊर्जा सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे क्या होगा कि भारत की ऊर्जा की जो कमी है या एक प्रकार का चैलेंज भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एनर्जी की कमी है, उस एनर्जी को हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो आत्मनिर्भरता है वो बढ़ेगी और विदेशों पर हमारी जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी और जो हम तेल आयात में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं वो भी कम इससे हो सकता है। अब बात करते हैं चैलेंजेस की कि समस्या क्या है, चुनौती क्या है। तो सबसे बड़ी समस्या है तकनीकी। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हमने ये सारे प्रोग्राम बना लिए लेकिन इनको लागू करने के लिए हमारे पास जब तक तकनीकी नहीं होगी तब तक हम इसको बेहतर तरीके से क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं। तो भारत के पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन की कमी है और ये जो है जो इलेक्ट्रॉनिक या जो तकनीकी है वो इसके लिए रीढ़ है। जैसे बैटरी हमें दूसरे देश से आयात करना पड़ता है, अर्धचालक हैं या जो नियंत्रक का काम करने वाले जो उपकरण हैं वो सब हमें आयात करने पड़ते हैं। ढांचागत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें वो भी हमारे यहाँ उतना बेहतर नहीं है। ठीक है, जैसे AC बनाम DC चार्जिंग स्टेशनों पर स्पष्टता की कमी है, ग्रिड स्थिरता और रेंज की जो कमी है, जैसे कि बैटरी जल्द ही क्या हो जाती, डिस्चार्ज हो जाती हैं और वो 2-3 साल चलती हैं उसके बाद ख़राब हो जाती हैं। इसके अलावा अन्य जो हैं इस सेक्टर में काम करने वाले इंडस्ट्री हैं उनका भी बहुत अच्छे तरीके से भारत में विकास नहीं हो पाया है। तो हम विदेशों पर निर्भर हो गए, इसलिए हमारी तकनीकी महंगी हो जाती है। महंगी हो जाती तो हम उतनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं कर पाते, इससे कार्बन एमिशन बढ़ता जाता है। फिर घरेलू उत्पादन के लिए सामग्री की उपलब्धता। अगर आप घर पे किसी प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए सामग्री चाहिए। जैसे अगर हम वाहन का निर्माण करते हैं तो हमें बैटरी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अब भारत में लिथियम और कोबाल्ट का कोई ऐसा भंडार हमें पता नहीं जिससे हम इसको निकाल सकें। अब जब हमारे पास लिथियम और कोबाल्ट नहीं है तो बैटरी उत्पादन के लिए ज़रूरी है तो हमें आयात करना पड़ेगा। तो हम किस पर निर्भर हैं, जापान पे और चाइना पर। वहाँ से हमें लिथियम और कोबाल्ट का आयात करना पड़ता, बुलाना पड़ता, खरीदना पड़ता, हमारी टेक्नोलॉजी महंगी हो जाती है। कुशल कामगार हैं, जो स्किल हमारे यहाँ इंजीनियर हैं उनकी भी कमी देखने को मिलती है। तो इसलिए जो सर्विसिंग है उसके लिए हमें स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है। स्किल्ड लोगों के विकास के लिए हमें जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कौशल विकास का जो प्रोग्राम है उसको जोड़ना पड़ेगा और ये सारे जो समर्पित प्रशिक्षण प्रोग्राम के लिए हमारे यहाँ एजुकेशन में इस चीज़ की कमी देखने को मिलती है। तो ये एक बड़ा मुद्दा उभर कर आता है। अब बात करते हैं हम, लास्ट हमारा मुद्दा है कार्बी आंगलोंग समझौता जो अभी चर्चा में रहा है। ये जो असम वाला एरिया है इसमें ये जिला जो पड़ता है वो सबसे बड़ा है कार्बी आंगलोंग और यहाँ पर असम केंद्र और राज्य सरकार, ठीक है, यहाँ पर पार्टी देखें, एक केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है और इसके अलावा जो 5 विद्रोही समूह थे इनके बीच 3 पक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये समझौता उग्र मुक्त समृद्ध उत्तर पूर्व के दृष्टिकोण के साथ साथ तालमेल में है, जिससे पूर्वोत्तर के सर्वांगीण विकास, शांति और समृद्धि की कल्पना की गई है। कि ये लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पर इनकी जो जनसंख्या है इस वाले ज़िले में संकीर्णित है और बाकी जो जनजाति
हैं, इनके साथ इनका संघर्ष होता है, उससे कई बार हिंसा और कई प्रकार की हमें घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो इनके द्वारा कुछ समूह हैं वो पृथक राज्य की मांग की जा रही है कि हमें स्वायत्तता दी जाए, और इनके मध्य और केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये तीनों के मध्य एक त्रिपक्षीय संघर्ष की स्थिति थी और उसके लिए एक समझौता हुआ है। उस समझौते से अब हमें लग रहा है कि ये समस्या अब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इनकी जो डिमांडें थी उनमें से बहुत सारी डिमांडों को सरकार ने मांग लिया है, और इन लोगों ने जो हिंसा का रास्ता है उसको छोड़कर अब समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। अब संकट की बात करें कि प्रॉब्लम क्या थी, कि मध्य असम में, जो मैंने अभी आपको मैप में बताया, कार्बी आंगलोंग राज्य का सबसे बड़ा जिला है और इसमें जाति और आदिवासी समूह निवास करते हैं, जिनमें बहुत प्रकार की, जैसे कार्बी है, दिमासा है, बोडो, कुकी, हमार, तिबा, गारो, मान, ऐसे ही बहुत प्रकार की क्या है जनजाति हैं, सबकी अलग अलग संस्कृति हैं। अब जो कार्बी है वो सबसे प्रमुख जनजातीय समूह है। अब इस जाति और इन जातियों के मध्य विभिन्न प्रकार के जो संघर्ष हुए, ये 1980 से के दशक के लास्ट में इसकी शुरुआत होती है, जिसमें हम कई हत्या, जाति हिंसा, अपहरण जैसी समस्याओं को देखते हैं। कार्बी आंगलोंग जिले के विद्रोही समूह हैं, जिनमें पीपुल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी, दूसरा है कार्बो लोंगरी एनसी हिल्स लिबरेशन फ्रंट, है ना। ये क्या कर रहे हैं, अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए अलग राज्य का गठन किया जाए, हमारी संस्कृति है वो अलग है। और इनकी कुछ डिमांडें हैं। डिमांड में है कि कार्बी आंगलोंग जो स्वायत्त परिषद है उसमें और क्षेत्रों को बढ़ाया जाए, अनुसूचित जातियों के लिए जो सीटें हैं वो जो आरक्षित की जाएं, कि भाई इस सीट पर सिर्फ हम ही लोग चुनाव लड़ेंगे और हमारे क्षेत्र का विकास हम ही तय करेंगे। परिषद को विशेष अधिकार दिया जाए। हम जानते हैं कि जो आपकी 6वीं अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, और यहाँ के राज्यपाल को यहाँ एक विशेष परिषद का गठन करने का अधिकार है। तो जो कार्बो आंगलोंग परिषद है वो स्वायत्त हो और उसमें जनजाति जो हैं इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था हो, इन्हें अधिकार और दिए जाएं कि भाई केंद्र सरकार के कौन से कानून यहाँ पर लागू होंगे, कौन से नहीं होंगे, कौन से कानूनों को हम मॉडिफाई करके लागू करें, क्योंकि उस क्षेत्र की जनजाति विशेषता अलग है तो उनके कुछ कानून अलग हो सकते हैं। जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उसमें कार्बी भाषा को भी शामिल किया जाए और 1500 करोड़ का एक विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए जिससे इस क्षेत्र का विकास किया जा सके। ठीक है। अब जब समझौता हुआ तो समझौते में कुछ मुख्य बातें उभर कर आई। पहला, इन सब लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन किस शर्त पे, कि भाई हमें आप इसके लिए जेल में नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, हमारे सुधार के लिए कार्य करेंगे, आज से हम समाज की मुख्य धारा में काम करेंगे। तो ये 5 आतंकवादी संगठन थे जिन्होंने अपने हथियार डाल दिए। 1000 से अधिक जो सशस्त्र थे उन्होंने हिंसा छोड़ दी और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए। और जो पैकेज मांगा गया था तो 1000 करोड़ का अभी पैकेज दिया गया है, जिससे इस क्षेत्र में विशेष योजनाएं चलाई जाएंगी जिससे इस क्षेत्र का विकास हो सके। नेक्स्ट जो डिमांड थी कि भाई इनकी जो परिषद है उसको स्वायत्तता दी जाए। तो ये समझौता असम की क्षेत्रीय प्रशासनिक अखंडता को प्रभावित किए बिना कार्बो आंगलोंग स्वायत्त परिषद को और अधिकार प्रयोग करने की क्या करेगा, छूट देगा या उनको शक्ति प्रदान करेगा। कुल मिलाकर हम कहें कि ये समझौते से इस परिषद को अधिक विधायी, अधिक कार्यपालिकी, अधिक प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां देने का प्रस्ताव है कि भाई आप अपने हिसाब से अपने क्षेत्र का विकास कर सकें, लेकिन जिससे देश की एकता, अखंडता को, संप्रभुता को, है ना, समरसता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है। और जिन लोगों ने इस समझौते में सशस्त्र समूहों को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में प्रवेश करने के लिए आत्मसमर्पण किया है, उनके लिए विशेष पुनर्वास का प्रावधान किया गया है, जिससे उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ सकें। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक समाप्त हो गया। यहाँ पर हमने 5 जो टॉपिक थे जो हमारे 15 दिन के समसामयिक घटनाओं में शामिल थे उन पर चर्चा की। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।